हम लोगों ने कल चैप्टर चालू किया था अदर असेंशियल एलिमेंट्स, अदर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें नेक्स्ट पार्ट चालू किया था लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। तो सर 6 पार्ट्स देखे थे, 6 में से 5 पार्ट्स देख लिए थे अपन ने लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन के। ठीक है, क्या क्या थे कि सर कोई ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का अनलॉफुल कब होता है? नंबर 1, व्हेन इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, जब कानून में उसको मना किया गया है, जब वो पनिशेबल है या फिर कोई स्पेशल एक्ट या लेजिस्लेशन के द्वारा उसको फॉरबिड किया गया है। सेकेंड, सर डायरेक्टली तो आप ब्रीच नहीं कर रहे हो लॉ, लेकिन आप इनडायरेक्टली वही काम कर रहे हो, बाईपास कर दे रहे हो लॉ को, जिससे इफेक्ट वही लॉ तोड़ने वाला आ रहा है। इट इज ऑफ सच अ नेचर इफ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या है? सर इफ इट इज फ्रॉडुलेंट देन इट इज नॉट हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन। पॉइंट नंबर 4, इफ इट इन्वॉल्व्स और इंप्लाइज इंजरी टू एनी पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन, या तो किसी आदमी को या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो इट इज नॉट हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। नेक्स्ट, इफ द कोर्ट्स रिगार्ड्स इट एज इमोरल, यदि कोर्ट जो है इमोरल रिगार्ड करते हैं उसको, मोरालिटी का अपन ने 2-3 एग्जांपल देखे थे कल, यदि कोर्ट्स उसको इमोरल रिगार्ड करते हैं तो इट इज नॉट हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन। एंड लास्ट जो अपने को अभी पढ़ना बाकी है, दैट इज agreements which are opposed to public policy, agreements which are opposed to public policy are not having lawful object or consideration. Now what is public policy? कि सर public policy means public welfare or public interest at large. ठीक है, so whenever an agreement is harmful or injurious to public interest or public welfare, that is it is harmful to social, political, economic and other interest and welfare of the public. किसी भी तरीके के public welfare, चाहे वो social हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, दूसरे इंटरेस्ट हो जिसमें पब्लिक के, इट इज सेट टू बी अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी, ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कहलाता है। ठीक है, ऐसा एग्रीमेंट, तो फिर वो लॉफुल ऑब्जेक्ट या लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होता है। तो सर कौन से 9 तरीके के एग्रीमेंट्स आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, आइए एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहला, ट्रेडिंग विद एनिमी। ये अपन ने एक पॉइंट कवर किया है ना, एलियन, हर एलियन एलियन एनिमी नहीं होता है। एलियन एनिमी कब बन जाता है? जब उसकी कंट्री के साथ में हमारी कंट्री वार डिक्लेयर कर दे, तो उस समय इफ यू आर ट्रेडिंग विद एनिमी then it is against the public policy. Why it is against the public policy, boss? Because मान लो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार हो गया डिक्लेयर, तो why it is against the public policy? Because सर वो हमसे जो भी पैसा प्रॉफिट कमाएंगे वो अपने देश में बेच के हमारे अगेंस्ट ही यूज करेंगे। तो इसलिए trading with enemy during the war is definitely against the public policy. ठीक है, वार नहीं है तब भले ही करो। नेक्स्ट, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन और इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस जो है, ये मतलब एक जैसे पॉइंट्स ही लगते हैं करीब करीब। क्या मतलब होता है कि सर है ना, आप जस्टिस की प्रोसेस से छेड़खानी कर रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो इन द कोर्स ऑफ जस्टिस, जज को पैसे खिला देना या फिर किसी गवाहों को चेंज करने की कोशिश कर लेना। ठीक है, तो ये सब स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन या इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट, कैंपर्टी एंड मेंटेनेंस। सर देखो है ना, कैंपर्टी और मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, क्यों नॉर्मल वे में समझाता हूँ, बाकी आप पढ़ोगे तब देखेंगे क्या होता है कैंपर्टी और मेंटेनेंस का मतलब। काबरा जी, जश शाह, कनव, सुया, देवांश अपने अपने वीडियो ऑन करो, एंसल। ठीक है, तो कैंपर्टी और मेंटेनेंस में क्या होता है, मान लो कि हमारा जो एंसल है, एंसल कहाँ चला गया? यहीं पे है। ठीक है, हमारा एंसिल जो है वो गांव का मोथा आदमी है। गांव का मोथा समझते हो, जिसको कुछ ज्यादा दुनियादारी के बारे में पता नहीं, वो और अपना गांव में खुश है। ठीक है, कोई तो गांव में रहता ही है। एक बार
गांव के कुछ जने जो है वो इसकी जमीन हड़प गए, ठीक है। एंड फार्मर के पास में जमीन के अलावा कुछ होता नहीं है भाई ज्यादा, ठीक है, वही उसकी सब कुछ होता है। तो इसकी जमीन हड़प गए, तो अब इसको इन पे केस करना है, पर ये तो बेचारा गांव का आदमी, इसको कैसे पता पड़ेगा कि कैसे केस करते हैं, वकील कैसे जाते हैं, वकील वकील लोग फीस कैसे अरेंज करते हैं वगैरह, कुछ पता नहीं है। कौन से कोर्ट में जाना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाना है, केस करना है, ठीक है। पहुंचते हैं कोर्ट, कोर्ट में कोई वकीलों को ढूंढते हैं, वकीलों को अपनी व्यथा बताते हैं, एंसल की है ना मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो गया। तो बोला ठीक है, जमीन की कीमत 1 करोड़ रुपए है, तुमको 5 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे केस की फीस के पेटे, ठीक है। बोलता है 5 लाख रुपए छोड़ो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कहाँ से जमा कराऊंगा। तो सर वकील बोलता है अच्छा चलो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे बिहाफ पे केस भी लड़ूंगा, मैं तुमको सपोर्ट भी करूंगा, केस लड़ने में सब कुछ देखूंगा इस केस में। यदि तुम केस जीत जाओगे तो जो 1 करोड़ या तो जमीन मिलेगी, या जो भी 1 करोड़ रुपए मिलेगा उसमें से 20% हिस्सा मेरा होएगा, बाकी सारा काम मैं देख लूंगा। ओके सर। तो एक, और ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किसमें, एंसल में और वकील के बीच में, या फिर जो भी पर्सन, वकील बोले तो जो भी पर्सन मिस्टर एक्स इसको हेल्प कर रहे हैं ये केस को मेंटेन करने में, ठीक है। ओके। सेकंड एग्जांपल बिल्कुल सेम एग्जांपल है, बिल्कुल सेम एग्जांपल है। वकील कहता है तुम जीत जाओगे, जब मैं पूरा फैसिलिटेट करूंगा, तुम जीत जाओगे तो इसमें से 50% हिस्सा मेरा, जो भी जीत का अमाउंट आएगा। तुम्हारे पास केस के पैसे नहीं है वगैरह वगैरह, पर तुम्हारे पास में कॉज ऑफ एक्शन है। कॉज ऑफ एक्शन बोले तो तुम, सामने वाले ने तुम्हारी जमीन खा ली तो तुम उस पर केस कर सकते हो, बाकी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो मैं तुम्हारी थ्रू आउट हेल्प करूंगा, ठीक है। और जब जीत जाओगे तो इसमें से जीते हुए अमाउंट में से 50% हिस्सा मेरा होगा, ठीक है सर। इनमें से एक को बोलते हैं कैंपर्टी और एक को बोलते हैं मेंटेनेंस, ठीक है। किसको क्या बोलते हैं अभी अपन देखेंगे, ठीक है। सर एक तो बिल्कुल वाजिब अमाउंट लग रहा है, एक गैर वाजिब अमाउंट लग रहा है मदद करने के बदले में, यस, ठीक है। बिजनेस दोनों के थ्रू ही हो रहा है कि भाई तुम्हारे पास नहीं है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ केस वेस करने में। तो कैंपर्टी और मेंटेनेंस में से एक वैलिड होता है, एक नॉन वैलिड होता है। कैंपर्टी होगा या मेंटेनेंस होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये क्वांटम वगैरह या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पे कॉन्ट्रैक्ट बना है। तो जब आप किसी की केस को करने में मदद करते हैं तो ये या तो कैंपर्टी या मेंटेनेंस होता है। डिटेल्स अपन कौन सा क्या है वो अपन वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स। सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स। हमारा जश शाह जो है ना, वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन है। जश शाह क्या बजाता है, तबला या फिर गिटार या क्या बजाता है, जल्दी बता। कुछ नहीं बजा था। कुछ नहीं बजाता, मैं बस अपने दोस्तों को बजाता हूँ, ठीक है। ओके। तो जश शाह जो है वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, ओके। इतना बड़ा म्यूजिशियन हो गया कि भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको पद्मश्री देने का सोचा। ओके सर। पद्मश्री यार बहुत बड़ा होता है, पद्मश्री, पद्म ये पद्म वो, ठीक है। उतना का उतना बड़ा म्यूजिशियन हमारा राघव काबरा था, ठीक है। राघव काबरा को लगा यार उसको मिल रहा है मेरे को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो राघव काबरा ने कुछ सेटिंग बाजी बिठाई यहाँ पर, ठीक है, कि यदि तुम मुझे पद्मश्री दे दोगे तो मैं तुमको 10 लाख रुपए दे दूंगा। ओके, राघव काबरा ने सोचा इन्वेस्टमेंट है, पद्मश्री से पैसा भी तो मिलता है, यस सर, और समाज में इज्जत भी मिलती है। तो 2 4 स्टेज शो कर लेंगे वहां, पद्मश्री राघव काबरा लग जाएगा तो अपने आप पैसे ज्यादा मिल जाएंगे स्टेज शो के, ठीक है। तो ऐसा करके ये क्या कर रहा है, ही इज ट्राइंग फॉर सेल ऑफ पब्लिक टाइटल्स। ये पब्लिक टाइटल्स वाला समझ में आ गया, यस सर। सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज का एग्जांपल समझाता हूं आपको। सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज, कावरा जी, ठीक है, ऐसे पद्मश्री मिले हुए का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज, एग्जांपल पढ़ते हैं। सर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसमें एक कोई
बड़े बाबू हैं, ठीक है, जिनकी उम्र 58 ईयर्स है, रिटायरमेंट की एज कितनी है कि सर 60 ईयर्स है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में फॉर एग्जाम्पल। बड़े बाबू नहीं, एक अधिकारी हैं, चलो अधिकारी हैं जिनकी उम्र 58 ईयर्स है, ओके। उनसे इमीडिएट नीचे हमारा देवांश है, उस डिपार्टमेंट में सेकंड नंबर के पोस्ट पे। देवांश कहाँ चला गया? सर इधर ही। इधर ही है, तो वीडियो ऑन करना देवांश। हाँ हाँ ऑन है सर। ऑन है, चलिए बढ़िया। तो सर देवांश सेकंड नंबर की पोजीशन पे है। देवांश को पता है कि जिस दिन ये अधिकारी रिटायर होंगे उसके अगले दिन मेरे को प्रमोशन मिल जाएगा इस पोस्ट पे। तो अब 2 साल रुकना यार, आज के दिन में, आज के टाइम में 2 दिन लोगों से रुका नहीं जाता है, देवांश 2 साल कैसे रुके? तो देवांश ने उन अधिकारी जी को एक ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया? देखो आपके रिटायरमेंट में 2 साल बचे हैं, 2 साल में आप 20 लाख रुपए कमाएंगे, मैं आपको 20 लाख रुपए अभी ही दे देता हूं, आप अब वॉलेंटरी रिटायरमेंट सर्विस ले लीजिए। आप ऐसा करेंगे तो इमीडिएटली मेरा नंबर आपकी पोस्ट पे लग जाएगा, ठीक है। अधिकारी ने पहले तो ना दे दिया, लेकिन बाद में उसको ऑफर अच्छा लगा, मैं कहा चल यार ठीक है कर लेते हैं, 2 साल मैं भी बच जाऊंगा फर्दर काम करने से, पैसे का कोई नुकसान होगा नहीं, पेंशन मेरी चालू हो जाएगी क्योंकि वॉलेंटरी रिटायरमेंट सर्विस से मैं ले रहा हूँ, और तेरे को भी फायदा हो जाएगा। ठीक है सर, दोनों ने ऐसा एक एग्रीमेंट बना लिया, पर सर दिस इज एन एग्रीमेंट विच इज अगेंस्ट दी this is an agreement which is against the public policy, hence it is a void agreement। sir क्यों? because this agreement is again for sale of public offices, सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस, ये जो जिस पोस्ट पे बैठा है ना उसकी खरीद बिक्री के लिए हो रहा है, तो सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेस के लिए ये हो रहा है। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? यस सर। इसी तरीके से मान लो, मान लो हमारे दक्ष अग्रवाल जी हैं, यस सर। तो दक्ष अग्रवाल जी यदि अपने कैरियर की शुरुआत में किसी गवर्नमेंट के एचआर डिपार्टमेंट से, किसी गवर्नमेंट के एचआर डिपार्टमेंट से वो यदि ये चाहते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए, तो वहाँ एचआर से, गवर्नमेंट के एचआर डिपार्टमेंट से वो, मैं 10 लाख दूंगा, मुझे रेलवे में एक नौकरी दे देना, ऐसा करके उन्होंने एग्रीमेंट बनाया। दिस एग्रीमेंट इज फॉर सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज, हेंस अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, हेंस क्योंकि पब्लिक का नुकसान हो रहा है। कैसे नुकसान हो रहा है पब्लिक का? पब्लिक का ऐसे नुकसान हो रहा है कि सर मान लो 100 पोस्ट थी, जिसमें से यदि दक्ष अग्रवाल ने इस तरीके से एक खरीद ली, तो पब्लिक में से किसी डिजर्विंग कैंडिडेट का इंटरेस्ट मारा जा रहा है, पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट ये काम हो रहा है। इसलिए दिस एग्रीमेंट इज फॉर सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस, hence against public policy, hence it is not having lawful object and lawful consideration, hence it is void agreement। देखा, चारों स्टेप कवर किए मैंने अपने आंसर में, क्या क्या कारण समेत स्टेप बाय स्टेप समझाया क्यों ये void agreement है, कैसे। दिस एग्रीमेंट इज फॉर सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेस, ठीक है, hence it is against public policy, hence it is not having lawful object or lawful consideration, hence it is a void agreement। आया समझ में? ये पूरा आपको इस तरीके से फ्लो बनाना पड़ेगा। This agreement is for sale of public offices, hence it is against public policy, therefore it is not having lawful object or consideration, and when an agreement is not having lawful object or lawful consideration, it is a void agreement। इसलिए ऐसा करके दक्ष अग्रवाल ने यदि वादा कर भी लिया और गवर्नमेंट वाले ने इसको नौकरी दे भी दी और इसने 10 लाख रुपए नहीं भी दिए, तो सर गवर्नमेंट वाला कुछ नहीं कर सकता। या फिर इसने 10 लाख रुपए दे दिए और गवर्नमेंट वाले ने नौकरी दी नहीं, तो क्या ये जाके कोर्ट में एनफोर्स करा सकता है? नहीं सर, दोनों ही में से कोई भी नहीं करा सकते वॉइड एग्रीमेंट। बात समझ में आई आंसर? हंसी क्यों आई? या ऐसी? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ? ठीक है, क्या हुआ आंसर, नाराज है नहीं क्या? सर, आज एग्जाम खत्म हो गया। क्या बेटा? आज एग्जाम खत्म हो गया। अच्छा, खुशी झलक रही है। एग्जाम नहीं हुआ, टॉर्चर हो गया।
नहीं सर, अभी चालू होगा। इसका सब होमवर्क करना है, सीए का, फिर लॉ का सब पेंडिंग सब लिखना है। कोई बात नहीं, समझा हुआ है ना? नहीं समझा हुआ है तो अपने पास बैकअप है ना, देख देख के फटाफट देख के वापस कर लेना। ठीक है, 1.25 या 1.5 स्पीड पे कर लेना। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट अपोज्ड टू ड्यूटी। यदि आपकी कोई ड्यूटी है, आप उसके अगेंस्ट कोई इंटरेस्ट क्रिएट कर लेते हैं, ड्यूटी के अगेंस्ट कर लेते हैं कोई इंटरेस्ट क्रिएट, इज नॉट हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन। एग्जाम्पल समेत जब पॉइंट आएगा तब पढ़ेंगे। नेक्स्ट, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स। देखो, दो चीजें समझाता हूं मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स में। सर एक तो होता है, आपने दोनों तरीके के कहीं ना कहीं फिल्मों में या फिर न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो तो पढ़े होंगे। एक तो होता है शादी.com, जो कि दो लोगों को प्रोफाइल वगैरह, जो जिसको भी शादी करनी है, ठीक है, तो मतलब एक जना प्रोफाइल अपलोड करता है, दूसरा जना अपलोड करता है, दोनों का मैच मेकिंग या जो भी डिजायर्ड है उसे रिजल्ट फिल्टर करके देते हैं, बस इतना ही काम है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? ना 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 ना, ये बिल्कुल वैलिड काम हो रहा है। शादी.com या भारत मैट्रिमोनी.com, ये जो भी काम कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। ओके सर, एक काम होता है, मान लो ऐसा होता है, आप लोग अदरवाइज मत लेना, क्योंकि आप मुंबई में बैठे हो इसलिए हो सकता है आपको पता नहीं हो कि ऐसी बातें भी होती हैं। क्या हो रहा है, मान लो हमारा एंसिल है, ठीक है, एंसिल ठेठ पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है, मध्य प्रदेश में। ओके, मध्य प्रदेश में ही जन्मा है, पला है, बड़ा है, बेचारे की शादी ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब इतना फ्रस्ट्रेट हुआ गया है ये, कि है ना, इसने पंडित जी को बोला, पंडित जी आप तो लड़की लेके आओ बस। ठीक है, पंडित जी ने कहा 2 लाख रुपए लगेंगे, लड़की लेके आऊंगा। ओके, और होता है, ये मजाक की बात जैसे आप लोग ले लेना भले ही, पर होता है ऐसा। लड़की आती है, 2 लाख रुपए एंसिल देता है, ये क्या हो रहा है एक्चुअल में, पंडित जी के साथ में मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसा होता है। और इन प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, क्या होता है, महीने भर बाद लड़की भाग जाती है सोना वगैरह सब लेके, और इसको धंधा बना लिया गया है। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाला है ना, ये आएगा मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट्स में। एंसिल बुरा मत मानना, ठीक है, एग्जाम्पल में तेरा नाम ले लिया इसलिए। तो ये सेकंड वाला जो है ना, दिस इज एक्चुअली मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, वॉइड है, वॉइड एग्रीमेंट है, नॉट हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट। अरे आप किसी को खरीद के कैसे शादी कर सकते हो यार, व्हाट फुलिशनेस। ठीक है, हो रहा है ये अब, क्या ही बोले अब। ठीक है, तो पहला वाला इज नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, इट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये कोई मैरिज ब्रोकरेज में नहीं आ जाएगा। दूसरा वाला इज डेफिनेटली मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट, एग्रीमेंट्स विच आर इंटरफेरिंग विद मैरिटल ड्यूटीज। ऐसे एग्रीमेंट्स जो किसी व्यक्ति की, चाहे मेल की चाहे फीमेल की, जो भी मैरिटल ड्यूटीज होती हैं, शादी के बाद की जो भी ड्यूटीज होती हैं, उसके साथ में इंटरफेयर करे, एग्जाम्पल समेत वही समझ लेंगे, वो एग्रीमेंट्स आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसीज। और नाइन्थ है, एग्रीमेंट्स फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज। ये तो कल बताया था ना, दो प्लेयर थे, एक ने दूसरे को बोला चल तू हट जा, मैं ही बेचता हूँ तेरे को, घर बैठे हर साल 12 लाख रुपए पहुंचा दूंगा। इंडिया गेट बासमती राइस के, या बासमती राइस के पूरे मुंबई में दो ही डीलर थे। तो ये क्या कर रहे हैं, मोनोपोली क्रिएशन के लिए एग्रीमेंट बना रहे हैं। उससे क्या होगा, एंसेल की मोनोपोली हो जाएगी। ठीक है, एंसेल की मोनोपोली हो गई, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है सर, अब ये जो 100 रुपए किलो चावल बिकता था, ये 130 रुपीज बेचेगा, 140 रुपीज बेचेगा, और जिसको चाहिए उसको खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में कोई और ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा खरीदने का। ठीक है, तो ये वसूलेगा भी पब्लिक से। तो एग्रीमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज में मार किसको पड़ी, कि सर पब्लिक को पड़ी, अल्टीमेटली तो उसी की जेब से पैसा निकलेगा ना। सो दिस इज एन एग्रीमेंट अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, कैसे, स्टेप बाय स्टेप लिखना। दिस इज एन एग्रीमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज, hence it is not having lawful object, and hence it is against the public interest, hence it is not having lawful object or consideration, hence it is a void agreement। ऐसे फ्लो बना के, ठीक है, चलिए करना स्टार्ट करें अपन।
ये 9 के 9, यस सर, थोड़ा बहुत समझ में आ गया ना, बाकी तो डिटेल वहां पर समझ में आ जाएगी आपको। आइए, सबसे पहला एग्रीमेंट विच इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी इज ट्रेडिंग विद एनिमी। ट्रेडिंग विद एनिमी, पढ़ना स्टार्ट करो दक्ष अग्रवाल जी। Yes, sir. Trading with enemy. Trading with alien enemy is opposed to public policy, therefore unlawful and void. Contracts made before outbreak of war are suspended or dissolved till hostilities are over. Such agreements are opposed to public policy because it may promote economic interests of enemy country or it may prove to be against one's own country. ठीक है, तो सर वार डिक्लेयर हुआ उससे पहले वाले के एग्रीमेंट्स क्या होगा सर? जब तक वार चल रहा है तब तक टेम्पररीली सस्पेंडेड या परमानेंटली टर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है सर, वार के दौरान नए एग्रीमेंट्स नहीं बनाने हैं, वार के बाद में भले ही बनाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। वार के दौरान बनाने भी हैं, कोई बहुत जरूरी काम है तो कैसे बनाएंगे? क्या पढ़ाया था मैंने? वार के दौरान भी कोई एनिमी कंट्री के साथ में, एलियन एनिमी, यानी कि जो कौन, जो पाकिस्तानी जो इंडिया में रिजाइड कर रहा है वो एलियन एलियन एनिमी हो गया जब वार चल रहा है तब। तो सर वार के दौरान यदि एग्रीमेंट बनाने हैं तो बना सकते हैं क्या? कोई बहुत अर्जेंट एग्रीमेंट भी आ गया हो तो कटड़े बता। हाँ सर, बट हम लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछ के करना पड़ेगा। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेके फिर ही होगा। ठीक है दक्ष अग्रवाल, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तेरे को? ठीक है, क्या बात है, दीपावली पे नया हेयर स्टाइल बनाने की इच्छा है क्या? नहीं सर। तो ये बाल इतने बड़े बड़े क्यों हो रहे हैं तेरे, एंसल जैसे एकदम? सर जाना है अभी, जाना जाऊंगा। है सर, समय नहीं मिल रहा है सर। ठीक है भाई, जाना जब समय मिले तब। ठीक है, अरे मैं पर्सनल कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम तो एकदम अच्छे मस्त रहा करो यार, क्या ही उम्र है तुम्हारी, 17-18 साल की तो उम्र है। चलिए, ट्रेडिंग विद एनिमी, यस सर, ये पढ़ चुके हैं इसलिए इसमें ज्यादा कुछ करने का है नहीं। सेकंड, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन मतलब एक दूसरे पे जो केस वेस चल रहे हैं वगैरह, ये सब गलत तरीके से उसको यूज करना, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। पढ़ भाई, फिर समझाता हूँ। Stifling prosecution. An agreement stifling prosecution is an abuse of justice. Therefore, such an agreement is void. An agreement to suppress criminal charges for offenses of public nature is illegal and void. एग्जाम्पल पढ़ना। Example: A saw B murdering C. A, for consideration of rupees 1 lakh, promises B not to disclose it to anyone. The agreement is void as its object is for stifling prosecution against B. यानी कि आप जो जस्टिस की प्रोसेस है उसको अब्यूज कर दे रहे हो। ठीक है, दैट इज नोन एज स्टिफलिंग विद द प्रोसिक्यूशन। देखो मेरी तरफ देखो, स्टिफलिंग विद द प्रोसिक्यूशन, छेड़छाड़ कर देना उसके साथ में। ठीक है सर, ए ने बी को देख लिया सी का मर्डर करते हुए, तो अब या तो बी के पास में पहला ऑप्शन है कि ए का भी मर्डर कर देवे, ठीक है, फिर उसको भी जो कोई देख रहा है उसका भी मर्डर कर देवे, ठीक है, या फिर उसको चुप करा देवे, ले भाई पकड़ पैसे, चुप हो जाना, कोई लपका करने की जरूरत, इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तो वो भी क्या करता है, 1 लाख रुपए में प्रॉमिस कर देता है, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, छोड़ो। एग्रीमेंट इज वॉइड, सर वॉइड एग्रीमेंट है, एज इट्स ऑब्जेक्ट इज फॉर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट बी। ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट बी जो है, एज इट्स ऑब्जेक्ट इज फॉर स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट बी। ठीक है, तो उस प्रोसेस के साथ में छेड़छाड़ कर रहा है जो प्रोसिक्यूशन की एक्चुअल में बी के ऊपर चलनी चाहिए थी। ठीक है, अब एक केस है WH स्मिथ एंड सन्स वर्सेस क्लिंटन। इस केस में क्या हुआ था, a promise to indemnify a firm of printers and publishers of a paper against consequences of publishing a libel cannot be enforced, held that the firm has to pay damages for the libel। देखो क्या हुआ था, पब्लिशर्स या प्रिंटर्स या ये बोल लो न्यूज़पेपर एजेंट, न्यूज़पेपर
पब्लिशर्स। ठीक है, एंसल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था। ठीक है सर, और लेकिन जब आप बड़े बनते हो तो बट ऑब्वियस है आपके दुश्मन भी जो आपको नहीं चाहते हैं तो वो भी पैदा होते हैं। यस सर। तो मान लो हमारा कविश है, उसको बड़ी जलन होती थी एंसल से कि ये इतना बड़ा कैसे बन गया, इसको तो थोड़ा गिराना चाहिए। ओके, तो अब कविश को क्या लगा कि यार कैसे करूं, डायरेक्टली तो कर नहीं सकते। तो कविश ने एक न्यूज़पेपर एजेंसी वाले को, न्यूज़पेपर वाले को अप्रोच किया कि यार तू इसके बारे में ये गलत बातें छाप दे कि इसका धंधे में है ना, बाहर से माल आता है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी की चोरी करता है, ये वो ऐसा ऐसा करके तो इसके धंधे के बारे में गलत बातें छाप दे। और फिर क्या होगा, ये तेरे पे केस करेगा कि तूने मेरे खिलाफ गलत बातें छापी है। ज्यादा में ज्यादा क्या होगा, तेरे को इसको कुछ माफी मांग के कुछ पैसे भरने पड़ेंगे। तो मैं वो पैसे, मान लो मैं उसके लिए जो पैसे तेरे को भरने पड़ेंगे तेरे को इंडेमनिफाई करता हूं। इंडेमनिफिकेशन का मतलब याद है या नहीं है? इंडेमनिफिकेशन का मतलब होता है टू मेक गुड द लॉसेस। जो भी लॉस हो रहे हैं, कविश ने न्यूज़पेपर वाले को बोला जो भी तेरे को इस प्रोसेस में लॉस होएगा वो प्लस कुछ एडिशनल पैसा मैं तेरे को पे कर दूंगा। तू तो छाप उसके खिलाफ, ठीक है, गलत इंफॉर्मेशन छाप, उसको बदनाम कर, लिबेल। ठीक है, ये भी मान गया, और जो भी तेरे को इस प्रोसेस में नुकसान होगा उसके लिए मैं तेरे को इंडेमनिफाई करूंगा। ठीक है सर, ये कैसा एग्रीमेंट है? सर दिस एग्रीमेंट इज फॉर दिस एग्रीमेंट इज फॉर स्टिफलिंग द प्रोसिक्यूशन। आप जो उसके ऊपर वो चलेगी ना, क्या नाम है, लॉ में प्रोसिक्यूशन चलेगा उस न्यूज़पेपर वाले के ऊपर, आप उसके साथ में छेड़खान कर रहे हो, आप पहले से उसको अपने फेवर में मैनेज कर रहे हो कि हाँ तेरे पे केस होगा, वो मैं तेरे को इंडेमनिफाई कर दूंगा, या स्टिफलिंग विद द प्रोसिक्यूशन, गलत तरीके से कर रहे हो। अच्छा, बाद में पैसे इंडेमनिफिकेशन के नहीं भी देता है तो भी न्यूज़पेपर वाला इसलिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सर ये तो वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कैंपर्टी एंड मेंटेनेंस। कैंपर्टी एंड मेंटेनेंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक मिनट। हाँ, कैंपर्टी एंड मेंटेनेंस। अरे भाई आज कुछ बच्चे नहीं आए हैं, बर्थडे, ये रिचा वगैरह कहाँ है? किसी को ध्यान है क्या? अ, और उसका फ्रेंच है आज, कल पेपर है तो क्लास के। फ्रेंच? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। बर्थडे थी तो मेरे को लगा फ्रेंच नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ही जाते हैं। चलिए, कैंपर्टी एंड मेंटेनेंस, बताया था ना कि सर पैसे नहीं है। देखो एक वैलिड है इनमें से, एक वैलिड भी हो सकता है, एक वॉइड भी हो सकता है। क्या है समझते हैं, कैंपर्टी क्या होती है, मेंटेनेंस क्या होती है। उनमें से एक तो वैलिड रहेगा और दूसरा वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है, एज पर दी अमाउंट ऑफ, जितना आपने बोला ना, नहीं जो भी तू जीतेगा उसका 20% लूंगा, जो भी तू जीतेगा उसका 60% लूंगा। आपने तो अगले का केस मेंटेन करने के बदले में उसको बिजनेस बना लिया इस तरीके से। ठीक है, कैंपर्टी एंड मेंटेनेंस। दक्ष पढ़ बेटा। Capacity is an agreement whereby one party is to assist another to bring an action for recovering money or property and is to share in the proceeds of the action. ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर, वो उससे पता पड़ रहा है ना कि सर एक पार्टी दूसरी को असिस्ट करेगी कि तू एक्शन ला सकता है सामने वाले पार्टी के ऊपर फॉर रिकवरिंग मनी और प्रॉपर्टी। ठीक है, हम तेरे को पूरा हेल्प करेंगे और बदले में तू जब जीते तो हमारे साथ में प्रोसीड्स में एक पर्टिकुलर परसेंटेज शेयर कर ले। ठीक है सर। अब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पढ़ना। L agrees to pay M rupees 50,000 for suing N and in turn seeking 60% share in the proceeds received by M in the suit. देखो यही, देखो सेम एग्जाम्पल में समझा देता हूं। एल ने एम को एग्री किया 50,000 रुपए दूंगा ताकि तू अपना केस ठोक सके एन के ऊपर, और बदले में जो भी पैसा मिलेगा उसका 60% हिस्सा मेरा रहेगा। तो ये जो है कैंपर्टी वाला एग्रीमेंट, ये डिसप्रोपोर्शनेट तरीके से आपने इसको धंधा बना दिया, तो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होके
वॉइड एग्रीमेंट, क्योंकि ऐसे फिर लोग है ना फाइनेंसर्स कोर्ट के बाहर घूमते हुए मिलेंगे, केस लोगों का है, कमा हम लेते हैं, ठीक है। ये इससे लॉ का गड़बड़ी हो जाएगी बहुत बड़ी, कि वहां पर है ना फाइनेंसर्स पहुंचने लग गए, तुम केस लड़ो, तुम्हारे पास कॉज ऑफ एक्शन है, मिल बांट के खाएंगे। अरे ये सब कोई धंधा बनाने की चीजें थोड़ी है, ठीक है। अच्छा, यही एल ने जब एम को 50,000 रुपए दिया होता और बदले में 20% लिया होता, तो ये फिर कैम्पर्टियस एग्रीमेंट नहीं होके ये वैलिड एग्रीमेंट हो जाता। क्वांटम पे डिसाइड हो जाएगा कि सर ये कैम्पर्टियस एग्रीमेंट होगा या नॉन कैम्पर्टियस एग्रीमेंट होके वैलिड हो जाएगा। कैम्पर्टी वैलिड भी हो सकता है, कैम्पर्टियस एग्रीमेंट वैलिड भी हो सकता है, कैम्पर्टियस एग्रीमेंट वॉइड भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन दी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पे सौदा हुआ है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बना है। अब आ जाओ मेंटेनेंस पे। Maintenance is an agreement to give assistance, financial or otherwise, to enable him to bring or defend legal proceedings when the person giving assistance has got no legal interest of his own in the subject matter. देखो नाम से ही पता पड़ रहा है, यहाँ पर वो कुछ नहीं कर रहा है, बस आपको केस मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। मेंटेनेंस इज एन एग्रीमेंट टू गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस और अदरवाइज, या और अदरवाइज का मतलब कई बार लीगल ओपिनियन भी दे देना, वकील की तरह हेल्प करा देना, सही रास्ते पे पहुंचा देना, कैसे क्या करना, बहुत तरीके से होती है, फाइनेंस के अलावा भी हेल्प होती है। Maintenance is an agreement to give financial assistance or otherwise assistance to enable a person to bring or defend legal proceedings when the person giving assistance has got no legal interest of his own in the subject matter। ठीक है सर, बदले में कुछ विशेष कुछ मिलता नहीं है, वो तो बस अपने खर्चे खुर्चे जो या जो भी हेल्प करने के जो भी एक वैलिड सी बात है वो वसूल लेगा, ठीक है। Now, if the object of the contract is to assist other party in making reasonable claim out of the contract, then इसमें से वर्ड मेंटेनेंस हटा लेना, then Kemper T is valid, otherwise Kemper T is void। जो अभी मैंने यहाँ ऊपर पढ़ाया था ना कि सर यदि आपका ऑब्जेक्टिव इतना सा है to assist other party in making reasonable claim out of the contract, then Kemper T is valid, otherwise Kemper T is void। Maintenance is always valid, यहाँ लिख देना, maintenance is always valid, क्योंकि वहां पर हम बदले में कोई बहुत ज्यादा नहीं, हम तो हमारा जो खर्चा वगैरह हुआ है वही वसूलने की बातें करते हैं। कैम्पर्टी वैलिड या वॉइड हो सकती है। लिख दो यहाँ पर मेंटेनेंस, अपने याद करने के लिए लिख दो, मेंटेनेंस हमेशा वैलिड रहेगा, कैम्पर्टी वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है। बोलो जी दक्ष अग्रवाल। सर मानो मैं एक लॉयर के पास गया, बहुत बड़ा लॉयर था फॉर एक पर्टिकुलर केस, और उसकी फीस भी समझो मानो बहुत ज़्यादा रहती है, हाँ। लाखों में रहती है। तो मैं बोला कि मेरे पास अभी फीस देने के पैसे नहीं है, तो अगर केस जीत जाते हो। उसने बोला चलो ठीक है, अगर मैं केस जीत जाता हूँ तो 50% ऑफ जो भी लैंड की वैल्यू रहेगी वो मेरी फीस हो जाएगी, मैं उसको अपना फीस मान लूंगा। सो सर ये कैम्पर्टी है कि नहीं, जबकि वो फीस उसकी जो 50% है वो नॉमिनल वैल्यू है मैं यही अकॉर्डिंग टू हिज लिसन, चार्ज। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि देखो ये डिपेंड करेगा सर्कमस्टेंसेस और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। यदि एक फुद्दू सा लॉयर है जो 10 20 30 हजार रुपए में तुम्हारा केस लड़ लेता है, वो 50% की बातें करेगा, तो वो क्या इस कंटेक्स्ट में नहीं बैठ जाएगी? कैम्पर्टियस एग्रीमेंट में बिल्कुल बैठ जाएगी। एक है जिसकी सही में फीस मार्केट में उतनी है, वो कहता है मैं जीत जाओगे, यदि 2 3 साल बाद मैं तुमको केस जिता देता हूँ, मेरी फीस के बरोबर ही इतना बरोबर परसेंटेज अमाउंट होता है, तो वो मेरे को दे देना। तो ये फिर कैम्पर्टियस नहीं भी होगा, यही तो मैं बोल रहा हूँ। ये डिपेंड करेगा सर्कमस्टेंस टू सर्कमस्टेंस, वो कैम्पर्टियस हो भी सकता है, टर्म्स एंड कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट की क्या है, सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस क्या है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा केस, मान लो वो कह रहा है 50% अमाउंट मेरे को दे दो, लेकिन सर जिस चीज का केस फाइल करना है, केस फाइलिंग फीस ही उसकी इतनी है कि बदले में जीत के आएंगे, तो वो उसकी भरपाई तभी होगी जब 50% पैसा मिलेगा। बात समझ आए मेरी? तो फिर ये कैम्पर्टियस थोड़ी हो गया। बट इतने डेप्थ में अपने को जाने की जरूरत नहीं है। तो कैम्पर्टियस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये मैंने आपको कैसे होगा और कैसे नहीं होगा समझा दिया। इतने डेप्थ में मेरी समझ से पूछना नहीं चाहिए। आप तो बस सीधा ये देखना, अमाउंट डिस्प्रोपोर्शनेट है ना, तो करीब करीब सिग्नल यही है कि वो कैम्पर्टियस की तरफ हो सकता है। अपना पहला आइडिया ये लग जाए, ठीक है। चलिए, तो सर पहले 3 पॉइंट समझ में आ गए, ट्रेडिंग विद एनिमी, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन।
अब उनके साथ में छेड़छाड़ कर लेना, विटनेसेस के साथ में, ये सब हाँ, ये सब नहीं चलेगा। एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, ठीक है, कैंपर्टी एंड मेंटेनेंस है। चौथा आ जाता है सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स। सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स पढ़ने से पहले एक बार सेम लिंक पे वापस रिजॉइन कर लीजिए।